सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत 13 से ज्यादा विभागों के चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सरकार जनता के बीच सेतु का मंत्र है, इस बात का जिक्र किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले चयन आयोगों पर सवाल उठा करते थे, अब तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद पहले बोलबाला था इसका, लेकिन अब युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी मिल रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मिशन रोजगार के तहत हजारों लोगों को नौकरी दी गई, ये दावा उन्होंने किया। अब आपको वो आंकड़े भी दिखा देते हैं कि यूपी में कब कितनी नौकरियां मिली हैं। 29 अगस्त 2022 573 जूनियर इंजीनियर्स की संविदा पर नियुक्ति हुई और 30 सितंबर 2022 को 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 4 अक्टूबर को 2022 में 109 महिला आबकारी आरक्षियों को नौकरी मिली। 20 नवंबर 2022 को 1354 नर्सों को लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्ति मिली। वहीं 16 दिसंबर 2022 को 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नौकरी मिली है, जबकि 18 दिसंबर 2022 को 1395 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। बात 26 फरवरी 2023 की करें तो 9055 पीएसी और अग्निशमन अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है और 17 मार्च 2023 को 496 लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति हुई। 5 अप्रैल 2023 यानी कि आज कई विभागों में 795 अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। तो इस तरह से सरकार का दावा है कि बीते 6 सालों में लगातार नौकरियां दी जा रही हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश में युवाओं के रोजगार की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव हो, हर मुद्दे पर सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बल्कि समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा भी की, जिससे कोई योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकी और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल सका। 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन योगी सरकार 2.0 में जो कहा वो करके दिखाया के मुद्दे पर बीजेपी तेजी से काम कर रही है। चाहे रोजगार की बात हो या फिर पलायन की समस्या, हर क्षेत्र में बेहतर काम हो रहे हैं। रोजगार के लिए योगी के कदम, सरकारी विभाग में बहाली, संविदा के तहत नौकरियां, एमएसएमई के तहत रोजगार, स्वयं सहायता समूह से रोजगार, निवेश से रोजगार के अवसर। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में यूपी पीएससी और यूपी एसएसएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें 795 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में मुन्ना भाई एक्टिव थे, अब यूपी में सॉल्वर गैंग नहीं चलता। 6 साल में यूपी की छवि बदली, यूपी के बारे में अब लोगों की अच्छी धारणा है। भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था, कुछ लोगों के घरों से सूची बन करके जाती थी। जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था, यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। सीएम योगी का मकसद है प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और युवाओं को रोजगार मिले, जिससे पलायन जैसी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री इसी दिशा में नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दशकों पुराना नारा दोहराकर एक बार फिर से धार्मिक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि रामचरितमानस के मुद्दे पर पहले ही बैकफुट पर आ चुकी समाजवादी पार्टी के लिए क्या एक बार फिर स्वामी मौर्य का ताजा बयान भस्मासुर वाला साबित हो सकता है?
आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक क्या क्या हुआ है इस बात की जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल 3 अप्रैल को रायबरेली में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अखिलेश यादव ने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया और साथ ही अखिलेश यादव ने दलितों को साथ लाने की कोशिश भी की। उसी दौरान जनसभा में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया और वहां मौजूद भीड़ से हवा में उड़ गए श्री राम के नारे लगवाए गए। उसके बाद आज विवादित नारे पर स्वामी मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो दूसरी तरफ मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के नारे को साजिश का नाम दिया है। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम। लगातार 4 बार हार पर हार मिलने के बाद अखिलेश अब मुलायम के रास्ते पर चल चुके हैं। जब दलित और यादव वोट बैंक से 1993 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाया था और उसी चाह में अखिलेश दलित चेहरा स्वामी मौर्य के साथ निकाय के साथ ही 2024 के रण में दमखम आजमा रहे हैं और उस नारे को भी दोहरा रहे हैं जिसे कभी मुलायम सिंह की सभा में लगाए जाते थे। मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम, मिले मुलायम कांशीराम, ये नारा गूंजा था। अपनी तीखी बयानबाजी से हमेशा चर्चा में रहने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली की धरती से मायावती को ओपन चैलेंज दे डाला। स्वामी ने कांशीराम की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम के बीच हुए गठबंधन की याद दिलाते हुए वो नारा लगवाया जो 1993 में खूब गूंजा था। स्वामी जिस समय बोल रहे थे उस दौरान मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। रायबरेली की जनसभा में जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1993 से जुड़े हुए नारे को एक बार फिर से बुलंद किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने एक तरफ जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, वहीं पर सरकार के कई सारे मंत्रियों ने भी उनको लगातार घेरा है। सवाल उठ रहा है कि रामचरितमानस के मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुकी सपा के वरिष्ठ नेता का ताजा बयान भी पार्टी के लिए भस्मासुर वाला साबित हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते हुए रायबरेली में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को दोहरा दिया। इसके बाद उनके खिलाफ रायबरेली में मुकदमा दर्ज हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान कि जब मिले मुलायम और कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, मैं इस नीच प्रवृत्ति के राक्षस को बताना चाहता हूं कि इतिहास में जितने भी राक्षस अब तक पैदा हुए हैं सभी का संहार हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य का जीते जी संहार होगा। उन्होंने कोतवाली नगर में एक तहरीर दिया कि कल की जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक विवादास्पद टिप्पणी की है, एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को। इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके समस्त तथ्यों की छानबीन की जा रही है। अभिवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, साक्ष्य सबूत के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दलित वोट बैंक की खातिर कांशीराम पर हक जमाने वाले अखिलेश यादव पर मायावती ने भी करारा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के नाम को दोहराने पर जहां मायावती गुस्से में है, तो वहीं अब बीजेपी ने भी श्री राम को लेकर टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी और स्वामी मौर्य को निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र यही रहा है, बांटो राज करो। उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने बांटने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष दंगे कराने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने कराने का काम किया। दलित विरोधी मानसिकता अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है और ये मानसिकता जगजाहिर और आज उजागर भी हुई है। आज तमाम उनकी पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए स्वामी मौर्य भले ही अपने पहले वाले बयान पर यूपी की जनता से माफी नहीं मांगी हो, लेकिन दलित वोट बैंक की खातिर एक बार फिर दशकों पुराने नारे लगाकर राम भक्तों की भावनाओं को जरूर आहत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी तरफ से सम्मान ग्रहण करने उनके बेटे अखिलेश यादव राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान लिया, तो वहीं सीएम योगी ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वो समाज की मुख्य धारा से शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को जोड़ने के लिए सदैव याद किए जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, उसका नाम मुलायम है, इसका जलवा कायम है। यूपी की राजनीति में धरती पुत्र कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और मुलायम सिंह को ये मरणोपरांत दिया गया है। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य है, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में जैसे ही मुलायम सिंह के नाम की घोषणा हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर पिता को मिले सम्मान को ग्रहण किया। कार्य है, उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव। सम्मान ग्रहण करने से पहले अखिलेश यादव ने सबसे पहले पीएम मोदी का अभिवादन किया और फिर राष्ट्रपति की तरफ पद्म विभूषण सम्मान लेने के लिए आगे बढ़ गए। दिवंगत नेता मुलायम सिंह को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिलना राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बीजेपी सरकार मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत को भुनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में यादवों पर मुलायम की अच्छी पकड़ थी और उनके निधन के बाद अब अखिलेश यादव मोर्चे पर हैं। हालांकि मुलायम सिंह को मिले इस सम्मान की विपक्ष ने भी तारीफ की। पद्म भूषण, देखिए, नेताजी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था देश के अंदर। ऐसे नेता बहुत कम पैदा हुए हैं। नेताजी ने भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, भारत की तहजीब और परंपराओं के हिसाब से, प्यार मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है और ऐसा किसी ने करा भी नहीं। हम शुक्रगुजार हैं कि नेताजी को ये सम्मान दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मुलायम सिंह जी का बहुत ही बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, सामाजिक जीवन रहा है। समाजवाद के वो पुरोधा थे। उन्हें अगर सम्मान मिल रहा है तो मैं समझता हूं राजनीति में बहुत से लोगों को मिला है। अगर उनको मिल रहा है तो मैं बधाई देता हूं उनके परिवार। पद्म अवार्ड के दौरान शाह राशिद अहमद कादरी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। पद्म अवार्ड के बाद मौलाना कादरी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर कहा कि वे यूपीए के शासनकाल में इस पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे। वहीं बीजेपी के शासन में तो उन्हें उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। उनकी इस बात पर पीएम मोदी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मैं लीडर करना जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अप्लाई करा, नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद के प्रकाशक की छापी प्राइमरी स्कूलों की एक किताब के कुछ हिस्सों को लेकर उत्तराखंड की राजधानी में बवाल मचा हुआ है। हिंदुवादी संगठन इस किताब और प्रकाशक पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि सिलेबस की पुस्तक में दी गई जानकारियों से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कलेक्टर को इस मामले में एक शिकायत सौंपी गई, जिस पर एक्शन लेने के लिए शिक्षा विभाग से कहा गया है। ये पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।
आईसीएसई बोर्ड से मान्यता रखने वाले एक स्कूल में क्लास 2 की अंग्रेजी की किताब गुलमोहर 2 में मदर का मतलब अम्मी और फादर का मतलब अब्बू लिखा गया है। देहरादून में एक 7 साल के बच्चे ने स्कूल से लौटने के बाद अपने माता पिता को अम्मी अब्बू कहा तो मामला सामने आया। बच्चे ने अपने पिता को बताया कि टीचर ने मदर का मतलब अम्मी बताया और फादर का मतलब अब्बू, जिसके बाद बच्चे के पेरेंट्स पहुंचे और इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की, लेकिन वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद देहरादून डीएम से इसकी लिखित शिकायत की। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ना शुरू किया तो हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गया। मैं यहाँ आपत्ति तो आपको पता ही है, जो अम्मी अब्बू का ये सिलसिला शुरू हुआ है ये देवभूमि में और जड़ न फैलाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं ताकि ये 500 जो स्कूलों में किताब जा रही है गुलमोहर की, ये तुरंत बैन होनी चाहिए। जो कि एक छोटे सा बच्चा को जो पढ़ाया जा रहा है वही वो घर में आके बोलेगा भी, वही से वो सीखेगा। क्या अम्मी और अब्बू उसको पढ़ाया जाना उचित है? किसी भी लिहाजे में उचित नहीं है। मामले में स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि आईसीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की जा रही है और इसी साल ये चैप्टर नया आया है, जबकि डीजी एजुकेशन जांच की बात कहते हैं। एंड द कंटेंट जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं वो हमेशा से नए चैप्टर्स आते रहे हैं, नए चैप्टर्स ऐड होते रहे हैं इस बुक में, और हर बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग अ बुक इन दिस सेशन तो फाइन, उसमें जो चैप्टर हैं ठीक है, आने वाले 1-2 सेशंस के बाद चैप्टर्स उसमें चेंज हो जाया करते हैं। इट हैपेंस। तो जो शिकायत जिलाधिकारी देहरादून को सौंपी है उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को मैंने भी निर्देशित किया, उन्होंने भी कहा है कि इसका परीक्षण कर लें, दोनों पक्षों से बात कर लें और जो पाठ्य पुस्तक है उसका भी अवलोकन कर लें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ आई है। तो पूरा देखने के बाद और समस्त पक्षों से वार्ता करने के बाद फिर हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। प्रदेश में आईसीएसई बोर्ड की मान्यता वाले करीब 500 से ज्यादा स्कूल हैं। ऐसे में हिंदू संगठन ने सोशल मीडिया में मामले को उठाया कि सरकार तमाम स्कूलों की जांच कराए कि कब से और किन किन स्कूलों में इस तरह की किताब पढ़ाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उन्याल की रिपोर्ट। एनसीईआरटी के सिलेबस से अभी कुछ चैप्टर हटाने का विवाद थमा भी नहीं था कि इसी बीच उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की किताब पर विवाद खड़ा हो गया और उत्तराखंड के गौरव चिपको आंदोलन को सिलेबस से हटाने पर अब नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिन किताबों और उपन्यास को छात्र अब तक छिप कर पढ़ा करते थे उसे अब क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसमें इब्न सफी की जासूसी दुनिया हो या फिर गुलशन नंदा और वेद प्रकाश शर्मा की रचनाएं, जिसे लोकप्रिय साहित्य के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने एमए के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। हिंदी साहित्य की बात होती है तो प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, निर्मल वर्मा और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कई नाम जहन में उभरते हैं। इस परंपरागत ढर्रे में शायद ही किसी को गुलशन नंदा, वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन जैसे उपन्यासकारों का नाम याद आता हो, लेकिन जब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में इन लेखकों की रचना को शामिल किया गया तो सवाल उठने लगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने हिंदी के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। यानी 4th सेमेस्टर में अब लोकप्रिय साहित्य को भी वैकल्पिक रूप में जोड़ा गया है और इस लोकप्रिय साहित्य में सुरेंद्र मोहन और वेद प्रकाश शर्मा जैसे उपन्यासकारों को भी पढ़ाया जाएगा। जिन उपन्यासों को छात्र अब तक छिप कर पढ़ा करते थे वो उन्हें अब क्लासरूम में पढ़ाए जाएंगे। इब्न सफी की जासूसी दुनिया भी अब पढ़ाई जाएगी। लोकप्रिय साहित्य के तौर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने इन्हें एमए के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। हमारे विद्यार्थियों को उसके बारे में पढ़ाया जा सके और इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकी नंदन खत्री और वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन जैसे जो एक बहुत लोकप्रिय लेखक रहे हैं, उनके द्वारा लिखित पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा। एमए हिंदी के 4थे सेमेस्टर में लोकप्रिय साहित्य के नाम से नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। हिंदी विभाग का दावा है कि नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी के पाठ्यक्रम को रोचक बनाया गया है।
सस्ता साहित्य तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो नया सिलेबस लागू हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय में, इससे नई नई चीजों को जानने को हमको मिलेगा और एक नया अवसर प्रदान कर रही है विश्वविद्यालय, और ये आने वाले समय में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। सर, जिसने भी अपना नॉवेल लिखा होगा वो अपने कुछ विचारधारा पे लिखा होगा, उसकी विचारधारा को हम गलत नहीं बोल सकते, उसको सस्ता नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि उसने जो चीजें महसूस की हों वो उसने लिखा हो। अपनी रचनाओं में उतारा है तो उसको जब तक पढ़ा नहीं जाएगा, उन पर समीक्षाएं नहीं होंगी, तब तक उसको हम कैसे सस्ती कह सकते हैं या फिर उनके बारे में कुछ भी कैसे पूर्वाग्रह रख सकते हैं। खैर, गुलशन नंदा और वेद प्रकाश शर्मा को लेकर बहस चल रही है और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पाठ्यक्रम में बदलाव पर विरोध और समर्थन दोनों देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।